अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म नाअहल हो गए। नहीं नहीं, ठहर जाएं, ठहर जाएं। पाकिस्तान के नहीं, आज़ाद कश्मीर के। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं सरदार इलियास, वो नाअहल हो गए हैं। अच्छा, उनकी नाअहली की वजूहात क्या है जी? तौहीन अदालत। तो जो हमारी अदालत थी उनकी तौहीन हो गई, क्योंकि उन्होंने भी वही कहा जो आजकल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदालत कौन होती है कि मैं डिक्टेट करवाएं। वैसे अजीब बात है ना, पीटीआई वाले जो हैं वो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि अदालत की बात माने, अदालत सुप्रीम है, अदालत ने आपको हुक्म दिया, और आज़ाद कश्मीर में उसके अपोजिट कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पे जो उनका वज़ीर आज़म है उसने धमकियाँ लगाई अदालत को कि उनके कानों से धुआँ निकाल देंगे, पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट नहीं करवा सकता। तो उनकी जो हाई कोर्ट है, आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने उनको नाअहल कर दिया। अब ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट आएँगे तो वहाँ से उनको रिलीफ मिल ही जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीफ देती है तौहीन अदालत में, तो फिर उनको याद रखना चाहिए कि आगे वो नवाज शरीफ को भी नहीं दे सकेंगे। तो अब समझ नहीं आती कि बंदियाल साहब क्या करेंगे, बुरी तरह वो फँस गए हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो भी पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जाकर उन्होंने रिपोर्ट जमा करवा दी है कि जी हुकूमत हमें फंड्स नहीं दे रही है इलेक्शन करवाने के लिए। तो जो फंड्स है उसका मामला तो ये है कि कल इसहाक डार साहब ने उसको कौमी असम्बली के अंदर पेश कर दिया है, और उन्होंने कौमी असम्बली के सामने रख दिया कि जनाब ये देखें, ये हालात हैं, ये सारा कुछ माशी ये है। सुप्रीम कोर्ट हमें कह रही है कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन आपने कहा कि एक ही दिन में होने चाहिए, और माशी सूरत हाल ऐसे तो हम कैसे फंड्स दे दें। तो अब उन्होंने मामला जो है पार्लियामेंट के सामने रख दिया। अब देखना ये कि पार्लियामेंट जो है वो उसको अप्रूव करती है कि नहीं करती। वैसे पार्लियामेंट नहीं करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट पहले ही एक करारदाद के ज़रिए जो है वो कह चुकी है कि आप इलेक्शन एक ही दिन करवाएं, और इलेक्शन होने भी एक ही दिन चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये वजूहात की थी। एक तो सेंसिस का मसला है, आप पुराने सेंसिस और नए सेंसिस पे इलेक्शन करवाएंगे, बहुत से वोटर अभी रह जाएंगे, फिर वो बाद में ऐड होंगे, फिर पहले पंजाब में हुकूमत बन जाएगी, तो ये तो डिटरमन हो जाएगा पाकिस्तान में हुकूमत किसकी बनेगी। तो फिर पंजाब अगर रूल करना शुरू कर देगा और हुकूमतें बनवाना शुरू कर देगा, तो फिर ये छोटे सूबों के साथ ज्यादती होगी। तो बेहतर यही है कि आप निगरान हुकूमतों के सेटअप के साथ एक ही दफ़ा मुल्क में इंतखाबात करवाएं, और नए नए रवायत जो हैं वो आइन के अंदर मत डालें ना। आइन में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनको भी मद्देनज़र रखें, सिर्फ एक इलेक्शन के मामले को लेके मत आए ना। और इमरान खान साहब जो हैं इतने ही ज़्यादा इलेक्शन की मोहब्बत में गिरफ्तार है, तो जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था उस वक्त ये कौमी असम्बली और अपने दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ के अगर इलेक्शन में चले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन उस वक्त तक वो अवॉइड करते रहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। और फिर सबको पता है कि 9 अप्रैल को क्या हुआ हमारी मुल्क की तारीख के अंदर। तो और उसने किस तरह इन्होंने आइन शिकनी की थी। अब चाहिए उसको ना माने, लेकिन थी वो आइन शिकनी ना, ये आइन शिकनी नहीं है 90 दिन वाला, क्योंकि इसमें तो आपको 254 के जरिए प्रोटेक्शन हासिल है कि अगर आप कोई इलेक्शन किसी वजूहात की बिना पर उस वक्त नहीं हो सकते तो उसको डिले कर दे, तो जो आइन है उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आइन ये कहीं पे नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो आप उसको डिले करते रहे, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन करवाएं तो आप आके पूरी पार्लियामेंट को जो है वो गद्दार करार दे दें। और गद्दार भी किसके ऊपर? अमरीकी साजिश पे, वही साजिश जो अब अमेरिका ने नहीं की है जी, वो जनरल बाजवा ने की हुसैन हक्कानी के जरिए। वो पता नहीं, मुझे तो लगता है चलते 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 कहीं किसी दिन आप पे या हम पे ना आ जाए कि हमने साजिश की थी, हमने जाके कहा अमेरिका को। किसी भी शहरी के ऊपर इल्ज़ाम इमरान खान साहब लगा सकते, क्योंकि वो इतने लो लेवल पे आ चुकी हुई है वो तेरी। वैसे हुसैन हक्कानी जो बड़ा कोई कामयाब बंदा है। वैसे इस बात की क्या गारंटी है कि अगर अभी हुकूमत इमरान की दोबारा बन जाए और हुसैन हक्कानी फिर ना उसको निकलवा सके। अगर वो इतना ही पावरफुल बंदा है ना, तो वो तो फिर किसी वक्त भी दोबारा निकलवा सकता है उसको। और अगर बाकी इस्टेब्लिशमेंट ही सारा कुछ चलाती है। लेकिन इमरान जब नैब ने पैसे रिकवर किए तो हुकूमत मेरी है, और जब और कोई काम हो रहे थे हुकूमत जनरल बाजवा की थी, और अगर जनरल बाजवा की हुकूमत थी, उतने पावरफुल थे, सब कुछ वो चला रहे थे, तो उन्होंने फिर अपनी हुकूमत क्यों ख़त्म करवाई अमेरिका से साजिश करने के ज़रिए करवा के। ये वो बेवकूफ़ाना दलाइल हैं जो इमरान देते हैं और लोग उनको मान भी लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कर्ल फॉलोइंग में सवाल तो करना नहीं होता, जो उनका लीडर उनको बता देता है उन्होंने उसके ऊपर यकीन करना होता है। तो खान साहब की जो आज बड़ा धचका लगेगा उनको, उनका वज़ीर आज़म जो है वो नाअहल हो गया है।
अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या बंदरबांट चलती है आज़ाद कश्मीर के अंदर। वैसे तो बल्दियाती इलेक्शन में भी पीटीआई और पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने अच्छी खासी सीटें ली। उससे पता चलता है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो थे कैसे इनको दिलवाए गए थे और कैसे इनको जितवाया गया था। गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होता है ये, जिनके वफाक में हुकूमत तो मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन इनके लिए तो हर चीज़ मैनिपुलेट की ना जनरल फैज़ के ज़रिए। इसलिए तो ये कभी जनरल फैज़ का नाम नहीं लेते खान साहब। सब पे इल्ज़ाम लगाएंगे, जनरल फैज़ का नाम नहीं लेंगे। और जनरल फैज़ जी वही टीटीपी को पाकिस्तान में लाने वाले हैं। पाकिस्तान जब आपकी तारीख लिखी जाएगी तो ये पाकिस्तान में जो दोबारा दहशतगर्दी हो रही है जनरल फैज़ के खाते में ये सारी जाएगी। बहरहाल जी कल मरीम नवाज़ के इंटरव्यू को लेकर भी बड़ी चर्चा रही। जो एक लीक वीडियो वहाँ से निकली उसके ऊपर मंसूर अली खान ने आकर अपना वर्जन दिया कि जी उनको भी पता नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन इसने काफ़ी डैमेज किया है मंसूर की रेपुटेशन को भी, कि आइंदा लोग सोचेंगे उसको इंटरव्यू देते हुए भी। और मरीम का भी ये कि बात ठीक है कि मरीम को एक चीज़ नहीं क्लियर थी तो उसने कहा मैं आपको बताती हूँ, बजाय इसके कि वो इमरान की तरह, जैसे इमरान से महर बुखारी ने पूछा उनकी बयान हल्फी के बारे में जो उन्होंने जमाइमा के जमा करवाया था, तो उसने कहा मुझे पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता। और उससे पहले वो उसी चीज़ की वजाहत काशिफ के प्रोग्राम में कर चुके हुए थे और महर के सामने कहते मुझे नहीं पता। तो मरीम ने उनको यही कहा कि जी मैं आपको बताऊंगी पता करके, बजाय इसके कि वो झूठ बोलती रहती या कोई स्टोरियाँ सुनाती रहती। एक चीज़ नहीं अगर आपको पता तो आपको उसको एडमिट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके बारे में लोगों को गुमराह करें। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ की BMWs निकाल के उसमें मरीम बैठी हुई है तो दिखाई गई। और जो जो नंबर प्लेट्स थे वो फ़खर दुरानी ने उसके ऊपर स्टोरी की है कि वो नंबर प्लेट्स को जब आप चेक करें जाके तो वो किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं। मेरे ख्याल में ये सरकारी गाड़ियाँ होती हैं जो फेक नंबर प्लेट्स के साथ जो है वो चलाई जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ये गाड़ियाँ थी पंजाब हुकूमत के होते हुए उसमें वो होंगी, अभी हुकूमत में होते हुए इसके अंदर वो होंगी। तो सरकारी गाड़ियाँ हैं जो उनको प्रोटेक्शन के लिए मिल रही होंगी, जिसकी वजह से उनके जो नंबर प्लेट्स हैं, लेकिन उनमें से कोई गाड़ी मरीम नवाज़ के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि सहाफ़ी उसको दिखा दिखा के बताने की ये कोशिश करें ये BMW है मरीम नवाज़ के नाम पे रजिस्टर्ड है, जबकि मरीम नवाज़ के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। दरअसल रिटर्न्स के मामले में होता यही है कि जब आप के इतने ज़्यादा मतलब खाते हों तो फिर आपको बाज़ दफ़ा याद नहीं रहते कि 2008 में 2009 में आपने क्या रिटर्न में जमा करवाया, फिर हस्बैंड का भी पता हो। बाज़ लोगों को, जैसे हमारे जैसे लोग होंगे जिनके थोड़े बहुत रिटर्न्स होते हैं तो उनको तो याद रहता है कि हमारे पास क्या है और इस साल में हमने क्या जमा करवाया था। लेकिन जिनको ज़ाहिर है बाप गिफ्ट दे रहा है, भाई गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट्स मिलते हैं, ज़ाहिर है मरियम का सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है स्वाइस, क्योंकि जो भाई बिजनेस कर रहे हैं उसको दे रहे होंगे, वालिद उसको दे रहे होंगे, तो वो चीज़ें उसके पास आ रही होंगी। लेकिन इतने चीज़ों के लिए उन्होंने तो अकाउंटेंट रखा होगा जो सारा हिसाब किताब वो सब चीज़ें देखता होगा। तो बहरहाल ये जो लीक्स वीडियो आई थी ये ठीक है आ गई, लेकिन ये प्रोफेशनली ठीक नहीं थी। जब वो कह रही है कि रिकॉर्ड मत करें रिकॉर्ड मत करें, तो वो रिकॉर्ड की जा रही है और फ्रंट कैमरा जो है सामने से वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। और फिर हत्थे भी चढ़ी है पीटीआई के जो सहाफ़ी हैं उनके, जो पीटीआई के सपोर्टर सहाफ़ी हैं उनके हत्थे चढ़ी। और उन्होंने ये सबसे पहले जो ये वीडियो थी वो लीक की, ये किसी हैकर वाली वीडियो नहीं आई थी, ये सहाफ़ियों ने लीक की थी और पहले से वो कह रहे थे कि कुछ आने वाला है आप देखिएगा। तो इसका मतलब ये कि उनको ही लीक की है, जिसने भी लीक की है मंसूर की टीम में से। शायद कभी सामने आ जाए कि मंसूर की टीम में से वो कौन थे जिन्होंने ये किया था। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। और कल चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने जो नज़रसानी की अपील को वरेटो की ली गई थी काजी फाइज ईसा के खिलाफ, जो हुकूमत ने वापस ले ली, उस पर फैसला महफूज कर लिया। लेकिन अता बंदयाल साहब के पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो इसको खारिज करते और खारिज करके एक पैगाम देते कि जी हम सारे जज एक हैं। लेकिन उन्होंने जो फैसला उस पर करके उसको महफूज कर लिया है, वो भी उनकी एक बदनीयती है। तो अता बंदयाल जो है वो साकिब निसार जैसे ही जज साबित हो रहे हैं, कहीं से वो आयन और कानून के मुताबिक चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो और उनसे कोई आयन और कानून के मुताबिक किसी फैसले की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। वो एक पार्टी के इस वक्त क्या उसको कहते हैं मेंबर बन चुके हैं और उसी के मुताबिक फैसले करें। कल उनको ये अपील खारिज करके एक मैसेज देना चाहिए था अपने साथी जजिस को कि हम सब इकट्ठे हैं और हमने किसी बदनीयती के ऊपर काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो एक केस फाइल किया गया तो उसको डिसमिस करते हैं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं ना, वो किसी या तो उससे कोई बार्गेनिंग करेंगे, हो सकता है ट्रक वाले के लिए उन्होंने कोई बार्गेनिंग करनी हो, और या फिर वो इसको आगे जाके कोई और इससे मकसद हासिल करेंगे। बहरहाल उम्मीद तो यही थी कि वो इसको डिसमिस कर देंगे, क्योंकि अच्छे जितने भी सीनियर
लॉयर्स थे वो इस खुशगुमानी में थे कि चीफ जस्टिस उसको डिसमिस करेंगे और एक अच्छा मैसेज देंगे, लेकिन वो शायद अच्छा मैसेज देना नहीं चाहते और तारीख में कोई अच्छा नाम लिखवाना भी नहीं चाहते। अगर वो समझते कि इमरान रियाज जैसे और दूसरे लोग पोल करवा के और अपने ट्रोल्स के ज़रिए उनके हक में वोटिंग करा लेंगे तो अवाम में उनकी कबूलियत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं, वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हुए हैं। काजी फायज़ ईसा जो है वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलेंगे और ये उम्मीद कोई ना रखे कि वो आके नवाज लीग को बहुत रियायत देंगे, नहीं, वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। कल भी सब ने देखा कि उन्होंने सियासी तकरीर के ऊपर कहा कि मुझे नहीं पता था यहाँ सियासी तकरीर होंगी, लेकिन ये बात है कि काजी फायज़ ईसा जब भी कोई सेमिनार आइन कानून के ऊपर होता है तो उसमें ज़रूर जाते हैं और हमें नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कोई भी तकरीर जब वो कर रहे थे ना तो वो आसिफ जरदारी के आने पे खड़े हुए हैं, ना ही उन्होंने उन सियासी तकरीरों पे कोई स्माइल दी है, ना कोई क्लैपिंग की है। उन्होंने जब बात की तो आइन की बात की है और खड़े होकर उन्होंने ये कहा कल को आपका मुकदमे में मेरे पास आएंगे तो आपके खिलाफ फैसला है तो ये मत कहेगा कि हमने बुलाया था। और उन्होंने कहा कि जब मुझे बुलाया गया तो मुझे नहीं पता था सियासी तकरीर, लेकिन उनकी एक बात दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि जो अक़लियत में है, मैं उनको अक़लियत नहीं कहता, वो भी पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। और जबकि इस हाकिम निसार ने कहा था कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पे बना, एक मुसलमान, दूसरे में उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। ऐसे जाहिल चीफ जस्टिस भी रहे हैं हमारे पास। और जो काजी फायज़ ईसा ने और बात कही कि आइन को जो है वो कानून निसाब का हिस्सा बनाए, बिल्कुल बनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ें, उनको पता चले कि इसकी कितनी अहमियत है, जमहूरियत की कितनी अहमियत है। ना हम जमहूरियत का सबक बच्चों को पढ़ाते हैं, ना हम आइन का पढ़ाते हैं, इसलिए तो फिर इमरान जैसे जो लोग होते हैं उनको लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं। चाहे ये औरतों की जो वीडियो दिखाते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे घर बुला रहे हैं, हमने अरे हिटलर के लिए भी लोग ऐसे ही पागल हो रहे थे, लेकिन फिर देखा कि वो आज हिटलर का नाम कैसे लिया जाता है और तारीख उसको कैसे याद रखती है। तो जो तशद्दुद पसंद, मुंतकिम मिजाज, दोस्तों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाले, हर वक्त इंतकामी मूड में जो रहने वाले, इंतशार फैलाने वाले इमरान जैसे लीडर होते हैं, वो तारीख़ में बहुत बुरे अल्फाज से याद किए जाते हैं, क्योंकि वो कौमें बनाने नहीं आते, वो कौमों के अंदर तकसीम पैदा करने आते हैं, हर इदारे को तकसीम करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान की जो आज तबाही है उसकी बहुत बड़ी वजह वो लोग हैं जिन्होंने इमरान जैसा बंदा जो था पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, जिसने तकसीम करके इस पाकिस्तान की बुनियाद को ख़राब करके रख दिया, एक पूरी जनरेशन को ख़राब करके रख दिया। जो जितना बदजुबान होता है, बद कलाम होता है, वह इमरान की पार्टी में अच्छे ओहदे पे होता है। इसीलिए हर सपोर्टर जो होता है वो उतनी ही बद कलामी करने की कोशिश करता है कि ताकि वो इमरान की नज़रों में आ जाए और इमरान के जो एक बद कलाम सपोर्टर है उनके सामने पॉपुलर हो जाए और उसको वो लाइक्स मिल जाए। जैसे वो कोई अरमीना एक्ट्रेस है, मैं नहीं जानती, शायद एक आध फिल्म में आई थी, बहुत ही बुरी एक्टिंग उन्होंने की थी। वो आजकल इतनी बदजुबानी करती हैं शायद इसलिए कि शायद उनको कोई लाइक्स मिल जाए। माहिरा खान को आप देख लें कि माहिरा खान ने कितनी बेहुदा हरकतें की अनवर मकसूद के साथ। अनवर मकसूद ने भी कभी अपने बुढ़ापे का ख्याल नहीं किया और हमेशा एक तासुब पसंद राइटर के तौर पर रहा। तो उसने माहिरा के साथ मिलकर जो मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स पास किए मरीम नवाज और मरीम औरंगज़ेब के बारे में। फिर आप फरहान सईद को देख लें, उस फिर या आप एक दो और हैं इनके जो जितनी वो बदकलामी से ज़्यादा बदकलामी करते हैं, बदजुबानी करते हैं। और फिर इतने 2 नंबर लोग हैं, फेमिनिज़म का प्रचार करते हैं, लेकिन सिलेक्टिव फेमिनिज़म जो होती है वो उसके ऊपर चलते हैं। उनको मरियम नवाज़ के ऊपर जो गंदगी उछाली जाती है वो नज़र नहीं आती, लेकिन वैसे औरत का वो उठाना शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान की 2 नंबर सेलिब्रिटीज़ को पहचानें, इनका बाइकआउट करें और ताकि इनको पता चले कि ये अपनी 2 नंबरियों से हमेशा कामयाब नहीं रह सकते हैं। जाली लिबरल और जाली फेमिनिस्ट का भी ज़रूर बाइकआउट करें कि जो औरत कार्ड खेल कर शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब ऐसे कलाम बदजुबान लोगों का बाइकआउट करेंगे तभी इस माशरे के अंदर बेहतरी आएगी। अगर हम इन लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर ये माशरा कभी नहीं सुधरेगा। चले जी, आज इतना है, फिर आपसे मुलाकात हुई। अल्लाह हाफ़िज़।